चलिए, मेंस की क्लास और पीटी की जहाँ तक बात है, तो पीटी इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस अब शुरू होगा मेंस की क्लास से, ठीक है। हम लोग काफ़ी बात करेंगे आज, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा, आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मेंस की आंसर राइटिंग आखिर कैसे होती है, क्या मेंस में एक्सपेक्टेशन होती है। इंदिरा गांधी व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर, और 60 के दशक में हमको हमारे देश में जो है खजाने की काफ़ी संकट थी। शी वेंट टू अमेरिका, यूएस वो गई, ठीक है। और वहाँ पे कहा गया कि ठीक है भाई, आप यहाँ से जो है गेहूँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना चाहिए आपको। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आई हैव नॉट कम हेयर टू बाय योर स्टेल फिश, आई हैव कम हेयर टू नो द आर्ट ऑफ फिशिंग। आपकी सड़ी हुई मछली को खरीदने मैं नहीं आई हूँ, बल्कि मछली कैसे मारा जाता है वो जानने के लिए आई हूँ, वो कला जानना चाहिए आई हूँ। मछली का जो संदर्भ है वो केवल संदर्भ है, अर्थ यह था कि मैं आप ये गेहूं खरीदने नहीं आई हूं, गेहूं कैसे ज्यादा उपज किया जाए वो जानने आई हूं। तो मेंस आंसर राइटिंग की जो बात है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको वो कला सिखा दी जाए, आपको वो कला सिखा दी जाए कि किस प्रकार से मेंस का आंसर राइटिंग लिखा जाता है। अगर ये कला फिर आपको आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोगों से परिचय हो जाना चाहिए। आप लोगों में से कौन है जो पहले कभी मेंस की परीक्षा दे चुका है? इफ एनीबॉडी इज एवर? आपने दिया है, आप लोगों ने दिया। आपने कौन सी मेंस की परीक्षा दी है? बैठ के प्लीज बी सीटेड। 64वीं और 65वीं आपने दिया, आप बताएं। 66वीं आपने दिया है, और आप 65वीं दिया। और कोई है जिन्होंने मेंस की परीक्षा दी? यस, 66 आपने दिया है। एनीबॉडी एल्स? 66 दिया है। 64वीं का तो रिजल्ट आया है। कितने आपके मार्क्स थे भाई मेंस में? जीएस की अगर बात करें, जीएस 1 में कितने थे? 96 थे। जीएस 1 में स्टैट अच्छा नहीं गया था। जीएस 2 में कितना था? 141। गुड। आपका कितना था भाई? आप अभी 66 दिए है ना, और आप लोग 66 दिया आपने। कैसा गया आपका 66? ठीक है। चलिए आप बताएं कैसा गया? यस। सर्वप्रथम हम लोग आज मेंस का जो सिलेबस है पॉलिटी का, उसको लिखेंगे, और उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, हाउ टू राइट मेंस। क्या साइकोलॉजी होती है, जो सेटर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, सॉरी नॉट सेटर, एग्जामिनर जो होते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है कॉपी चेक करने के पहले। अगर वो साइकोलॉजी आप समझ जाएं और उस हिसाब से अपने उत्तर को लिखें, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो उस साइकोलॉजी को समझना होगा, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस कला को जानना होगा, और उसके बाद से फिर जो टॉपिक्स है आपको बता देंगे और आप खुद लिखने लगेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम सिलेबस लिखिए, और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, हाउ टू राइट द मेंस आंसर। चलिए जी लिखिए, पहला लिखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। दूसरा लिखिए प्रस्तावना।
तीसरा लिखिए नागरिकता। चौथा लिखिए मूल अधिकार। पांचवा लिखिए नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार के अंतर्गत ही हम लोग निजता का अधिकार भी पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्व। छठा लिखिए मौलिक कर्तव्य। सातवां लिखिए राष्ट्रपति। आठवां लिखिए राज्यपाल। फिर लिखिए मुख्यमंत्री। नौवां में मुख्यमंत्री। 10 नंबर पे लिखिए न्यायपालिका। ग्यारह नंबर पे लिखिए संसद। 12 में लिखिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। अगला लिखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला लिखिए पंचायती राज व्यवस्था। अगला लिखिए चुनाव। चुनाव में सारा हम लोग पढ़ेंगे, चुनाव सुधार पढ़ेंगे, ठीक है। एक चुनाव से ही संबंधित है लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक है और उसको हम एक अलग टॉपिक के रूप में अध्ययन करेंगे। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। अगला लिखिए बिहार की राजनीति। चुनाव के बाद लिखिए बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। अगला लिखिए गठबंधन की राजनीति। फिर लिखें आप लोकपाल। लोकपाल हो गया। अगला लिखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला लिखिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। और अगला लिखिए 20वां हुआ होगा अगला। अगला लिखिए आरक्षण। आरक्षण 21वां हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेबस। सिलेबस हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो पहले अगर बीपीएससी की हम बात करें तो क्या था कि आप गेस कर दिया जाता था, आप उस गेस को जाकर हूबहू उतार के चले जाते थे और आप अच्छे नंबर से पास भी कर जाते थे। लेकिन बीपीएससी ने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया है। पिछले 4-5 बार से अगर बात करें तो बीपीएससी ने इस ट्रेंड को बदल दिया है। तो अब उससे काम नहीं चलेगा कि हम गेस कर दिए और आप जाकर के लिख करके चले आए, उतार करके चले आए। नो, हमने टॉपिक गेस किया है, ठीक है। इसी टॉपिक में से सवाल रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वह इस टॉपिक में से किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, किसी एक पक्ष से पूछ सकता है या उस टॉपिक को पूरे तरीके से लेकर के भी पूछ सकता है। तो आपको ये कला आनी चाहिए कि टॉपिक में से किसी भी परिस्थिति से किसी भी प्रकार से सवाल पूछे तो उत्तर को किस प्रकार से लिखना है, ये कला आपको आनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग की कला पे बात करेंगे और विस्तृत बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? विस्तृत बात करेंगे
और अगर आप उसको ध्यान देकर सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो फिर आपको मेंस की आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसडीएम में, डीएसपी आकाश कुमार डीएसपी, ठीक है। नॉलेज बहुत नहीं था, नॉलेज बहुत नहीं था, लेकिन सिलेक्शन टॉप रैंक में हुआ है। और ऐसे भी हमारे बहुत सारे छात्र रहे हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स। नॉलेज की बात करें तो काफी नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। आकाश की तुलना में अगर बात करें तो बहुत अधिक नॉलेज, रवि कुमार की तुलना में बात करें एसडीएम तो बहुत ज्यादा नॉलेज। बात समझ में आ रही है? लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और इसका उत्तर अगर आप हमसे पूछिएगा तो बस एक ही उत्तर है, और वह उत्तर है लेखन शैली। लेखन शैली, बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन लेखन शैली नहीं है तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नॉलेज थोड़ा कम भी है बट लेखन शैली बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको उम्मीद नहीं थी मेंस दे करके कि हमारा सिलेक्शन होगा, बट लेखन शैली लाजवाब थी, लेखन शैली अच्छी थी कि अंतिम रूप से भी सिलेक्शन हो गया, है ना। तो मेंस की अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है आपकी लेखन शैली। लेखन शैली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज द मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। आप में से कोई अंग्रेजी माध्यम वाले भी हैं? नहीं है, आप हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, आपने इंग्लिश में लिखा है सारी चीजों को, ओके। कहीं पे भी कोई टर्म्स इफ यू वांट टू नो इन इंग्लिश तो यू मे आस्क मी, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो कहने की बात है कि मैं बता रहा था कि मेंस में सबसे जो महत्वपूर्ण है लेखन शैली, और आज हम लोग लेखन शैली पे बात करेंगे। जो एग्जामिनर होता है तो वो एग्जामिनर आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, ही नोज नथिंग अबाउट यू, ना आपका नाम जानेगा ना कुछ जानेगा, ठीक है। तो आपकी कॉपी जो है वही आपकी पहचान है एग्जामिनर के समक्ष। आपकी कॉपी ही विजिटिंग कार्ड है, आपकी कॉपी ही आइडेंटिटी कार्ड है एग्जामिनर के समक्ष। और आपकी कॉपी में ही अगर दम होगा तो एग्जामिनर को प्रभावित कर देगा और आपकी कॉपी एग्जामिनर से नंबर ले लेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारी कॉपी कैसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो चाह रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, अगर उस एक्सपेक्टेशन को हमने पूरा कर दिया, उसकी डिमांड को पूरा कर दिया और ठीक ठाक से पूरा कर दिया, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारी कॉपी कैसे वैसी बने जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। तो ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मिला एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन देखे, ओह आता है, और लिखना शुरू कर दिए। प्रश्न की मांग, बात समझ में आ रही है? प्रश्न की मांग, सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि प्रश्न की मांग को समझिए, प्रश्न की डिमांड क्या है। बात समझ में आ रही है? अगर हमने आपको कोई काम दिया, मान लीजिए इनको कोई काम दिया कि भाई आप जाइए मौलिक अधिकार पे लिख करके लेके आइए, हमको थोड़ा काम है ना,
ये साहब ने क्या किया कि नीति निर्देशक तत्व पे लिख कर ले आए, खूब अच्छा लिख के लाए, बहुत अच्छा, एग्जाम्पलरी, हमारे किसी काम का है तो हमारी रुचि होगी इनके काम में। नीति निर्देशक तत्व बहुत अच्छा लिख के लेके आए हैं। हमने कहा कि जाइए गांधी मैदान जाइए, वहां किसी शॉप में जाइए और हमारे लिए ये वस्तु लेकर के आइए, हमको काम है आज उसकी, आज पार्टी में हमको जाना है और मुझे उसकी आवश्यकता है। ये साहब गए, जो हमने कहा था उससे दूसरी चीज लेकर के चले आए, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली ब्रांड वाला लेकर के आए हैं, लेकिन जो मुझे आवश्यकता थी वो नहीं, दूसरी चीज लेकर के आए हैं। क्या इनका वर्क हमारे लिए किसी महत्व का है? वही चीज यहां पे है कि प्रश्न की मांग को समझना जरूरी है। प्रश्न पूछ कुछ और रहा है, आपने बहुत ही अच्छा लिखा लेकिन लिख दिया कुछ दूसरा। प्रश्न की डिमांड कुछ और थी और आपने कुछ दूसरा लिख दिया, तो एग्जामिनर की रुचि उसमें नहीं बनेगी, परीक्षक की रुचि बनेगी उसमें नहीं बनेगी। तो सर्वप्रथम जो भी प्रश्न हमें मिलता है तो सर्वप्रथम उसको अंडरलाइन कीजिए। बात समझ में आ रही है? जो मेन शब्द है उसको अंडरलाइन कीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे, ओह यही तो पढ़ के आए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे यही पढ़ के आए थे, राष्ट्रपति देखे अच्छा यही तो पढ़ के आए हैं, तो सुबह सुबह 1 हफ्ता से तो यही पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां लिख करके बैठ के चले आए। लेकिन प्रश्न जो है राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं पूछ रहा है। प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन पूछ रहा है कुछ और। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद से एनालिसिस कीजिए कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है, और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो क्वेश्चन की प्रश्न की मांग करें तो इसके 2 पहलू हैं। अगर प्रश्न की मांग को देखें तो 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है जो पूछा जा रहा है वह लिखें। अभी उतारने की जरूरत नहीं है, बाद में फोटो ले लीजिएगा, समझ जाइए बस। ठीक है? जो पूछा जा रहा है वो लिखिए, वह ना लिखें। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पूछ रहा था, आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन साथ में आपने कुछ और भी लिख दिया जो नहीं पूछ रहा था। तो ये चीज बड़ा इरिटेट करती है एग्जामिनर को। जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी है उसकी रुचि बस उतना ही जानने में है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जो पूछा गया है आपने लिखा है, बट वो भी लिख दिया जो नहीं पूछ रहा है। तो ये चीज सोच बचे, इस चीज से बचे, ये बड़ा घातक हो जाती है। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा लिखा था आपने, बट बाद में आपने वो चीजें भी लिख दी जो नहीं पूछ रहा था। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी समझदारी इतनी ही है। एक ऑफिसर के रूप में हमें एक समझदार व्यक्ति चाहिए जो हर चीजों को, परिस्थितियों को समझे। एक ऑफिसर का सिलेक्शन हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, और आपके सारे व्यक्तित्व का आकलन उस कॉपी के माध्यम से होना है। बात समझ में आ रही है ना? आपके सारे व्यक्तित्व का सिलेक्शन उस कॉपी के माध्यम से होना है। 1020 मार्क्स की अगर बीपीएससी परीक्षा है तो 900 तो उसमें मेंस ही है। सिलेक्शन प्रोसेस मेंस से स्टार्ट हो रहा है और मेंस के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का आकलन करने की प्रयास किया जाता है कि भाई जिस लड़के को हम खोज रहे थे या जिस लड़की को हम खोज रहे थे इस पद के लिए, वो कॉपी तो यही है, वो बच्चा तो यही है। आपकी कॉपी को ये बता देना चाहिए
कि जिसकी मुझे तलाश थी वो पूरी हो गई, यही कॉपी है और यही जिस बच्चे की यह कॉपी है इसी का सिलेक्शन होना चाहिए, अधिकारी बनने लायक है। तो अधिकारी से एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई टू द पॉइंट बात करे, जो मैटर है उसको समझे अच्छे से, क्या पूछा जा रहा है उस पर जवाब दे, और जो नहीं प्रसंग में जो नहीं है उसको छोड़ दे। तो आपने क्या किया अपनी कॉपी में, वो तो खूब अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है ना, लेकिन जो नहीं पूछा था वो भी लिख दिया। आपकी कॉपी ने बता दिया कि आपकी समझदारी कितनी है, आपकी कॉपी ने बता दिया कि आप समझ नहीं पाए बात को, क्या डिमांड थी, है ना। तो जो नहीं पूछा है वो बिल्कुल ना लिखें, लिखे ही नहीं, लेकिन जो पूछा है उसमें कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। जो पूछा है उसमें कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। कई बार एक प्रश्न के कई संदर्भ होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है ना। किसी के ऊपर से जाए तो हमको रोक करके पूछ ले, ठीक है। कई बार एक ही प्रश्न के कई संदर्भ होते हैं, आपके उसके कई पहलुओं पे, कई पक्ष पे आपको लिखना होता है। आपने क्या किया कि उसके एक पक्ष को लिख दिया, बाकी सारे पक्षों को आपने छोड़ दिया। तो आपने फिर इस फॉर्मूले का पालन नहीं किया। 2-3 पक्ष थे सवाल के, 2 पक्ष को लिखा, एक पक्ष छोड़ दिया, तो भी आप एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रश्न के एक से अधिक पक्ष हों और आपको उन सभी पक्षों के बारे में लिखना है, तो फिर आपको जितने भी पक्ष हो सकते हैं जो उस क्वेश्चन के हिसाब से आवश्यक हैं, सबको टच करना है। क्लियर है? इसको एक उदाहरण से समझिए तो और ज्यादा समझ में आएगा। जो भी बातें हम बताएंगे उसको उदाहरण स्वरूप भी बताएंगे, तो चीजें ज्यादा हमारे माइंड में प्रवेश करती हैं। जैसे कि सवाल पूछा आपसे कि मौलिक अधिकार, ठीक है, आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, क्या ये नीति निर्देशक तत्वों के, क्या ये नीति निर्देशक तत्वों के अधीन किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो सवाल पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, एक पक्ष हुआ, क्यों आवश्यक है आप उस पर चर्चा कीजिए। दूसरा जो पक्ष है वह यह है कि भाई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अगर टकराव हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या प्रावधान है अभी संविधान में और क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी प्रश्न से जितने भी पक्ष बन सकते हैं, ये धीरे धीरे अभ्यास से आपको और समझ में आएगा। जब हम लोग सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी किसी चीज के बारे में पूछे तो उसके जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसके बारे में लिखें। संसदीय व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, इस पे टिप्पणी करें। आप उठे संसदीय व्यवस्था के बारे में सारी बातें एकदम जितना जानते थे, लक्ष्मीकांत में, सुभाष कश्यप में, डीडी बसु में, सारा मैटर उठा के आपने लिख दिया, है ना जी। संसदीय व्यवस्था में ये चीज है, ये चीज है, ये है, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, सारा कुछ लिख करके 4 पेज का कॉपी भर दिया। लेकिन भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से देखिए। क्वेश्चन का एक और भी पक्ष है। प्रश्न जरूर भले इतना पूछ रहा है कि संसदीय व्यवस्था के, क्या संसदीय व्यवस्था पर आप अपना विचार लिखें, लेकिन क्वेश्चन में एक छुपा हुआ अर्थ भी है कि संसदीय व्यवस्था की क्या पॉजिटिव्स हैं वो तो लिखिए, लेकिन साथ साथ में जो निगेटिव्स हैं उसको भी लिखिए। बात समझ में आ रही है? जो निगेटिव्स हैं उसको भी आप लिखें। थोड़ी सी तुलना भी कर दीजिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था से। मतलब एक प्रश्न के जितने भी डायमेंशंस हैं, अगर करंट में, वर्तमान में इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है,
या वैश्विक स्तर पे कोई महत्वपूर्ण इस तरह की घटना घटी है या कोई ऐसी बात है जिसको आप यहां पे डाल सकते हैं, तो उसको भी डालिए। एक अधिकारी का माइंड 360 चलना चाहिए, तभी वो अच्छे से प्रशासन संभाल पाएगा। आप अभी अधिकारी के रूप में हैं और बैठे रहिए, एक प्रॉब्लम लेके ये आएंगे और उसी समय दूसरा भी खड़ा हो जाएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अब आप कहिएगा कि नहीं नहीं नहीं, आज तुम जाओ, आज तो मेरे पास एक प्रॉब्लम पहले से आ गया है, अब इसको हल करेंगे तब ना तुम्हारे पास आएंगे। तो ऐसे अधिकारी को उठा करके कहां फेंक दिया जाएगा? साइड में, जाओ जाओ, तुमको यहां जरूरत नहीं, कहीं रिमोट एरिया में रहो। तो अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि उसका माइंड जो है हर दिशा में चले और वह आपको अपने उत्तर में बताना है। किसी भी प्रश्न के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, हर पक्ष पे अपना मत देना है, अगर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से पूछा जा रहा है तो। समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण क्या है आंसर राइटिंग की अगर बात करें, अनुपात। अनुपात पे क्या समझते हैं? कई बार आप देखे होंगे जो अच्छे प्रश्न होते हैं तो एक क्वेश्चन में एक से अधिक पार्ट्स होते हैं। कई बार अधिक पार्ट नहीं है लेकिन एक ही प्रश्न के अधिक संदर्भ हैं, एक से अधिक पक्ष हैं, एक से अधिक संदर्भ हैं। तो किस संदर्भ को कितना में लिखिए। अगर एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट करके दे दिया है और कॉपी 4 ही पेज या 4.5 पेज में आपको लिख देना है एक आंसर को, तो किस हिस्से को आप कितना अनुपात में लिखेंगे यह जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने इस अनुपात को गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन पूछ रहा था कि पॉजिटिव, क्वेश्चन की डिमांड यह थी अगर कि किसी भी चीज के पॉजिटिव, मान लीजिए संसदीय व्यवस्था ही है, इसके सकारात्मक पहलू को आप ज्यादा लिखें, जो निगेटिव्स हैं उसको थोड़ा कम में लिखें। अगर क्वेश्चन की डिमांड इस प्रकार से थी, आपने क्या किया कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, उससे इतना प्रभावित है कि उत्तर में भी समानता का, वो समानता को आपने दिखाने का प्रयास किया और 50-50 रेशियो में लिख दिया, तो उत्तर कैसा बेढंगा लगेगा? बेढंगा लगेगा ना भाई। जो चीज जिस रूप में होनी चाहिए वैसे रूप में रहे तो फिर ठीक दिखती है। अगर उससे विभिन्न तरीके से पेश कीजिएगा तो वो ठीक दिखेगी। ये शर्ट है हाथ में पहनने के लिए ना भाई, आप इसको हाथ में ना पहनिए, ठीक है। ये दाहिना राइट स्लीव से है, आप इसको उल्टा करके पहन लीजिए, राइट स्लीव को लेफ्ट में पहन लीजिए, लेफ्ट को राइट में पहन लीजिए, शर्ट बड़ा बेढंगा लगेगा ना भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अनुपात में प्रश्न पूछे, प्रश्न में अगर एक से अधिक भाग हो या भाग नहीं है, प्रश्न एक ही है लेकिन उसके संदर्भ अलग अलग हैं, एक से अधिक पक्ष पे वह आपसे अपने विचार प्रस्तुत करने को कह रहा है, एक से अधिक पक्ष पे, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव ही लिखने का रहा है, तो एक से अधिक पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस पक्ष को किस अनुपात में हमें लिखना है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था के बारे में ही सवाल पूछ रहा है कि भाई संसदीय व्यवस्था के बारे में जो है आप बताइए कि क्या यह भारत के लिए उपयुक्त है, या क्या संसदीय व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था है। तो आप क्या कीजिए कि जो उत्तर प्रस्तुत करेंगे आप, तो संसदीय व्यवस्था के बारे में 60 से 70% लिखिए जो इसकी पॉजिटिव्स हैं। बच गया 30%, तो बचे हुए 20% में जो इसकी कमियां हैं, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की पॉजिटिव्स हैं, उसको उसकी बात कर लीजिए और लास्ट में आप क्या करें, एक निष्कर्ष दे दीजिए। तो इस तरह का अनुपात होना चाहिए। तो आगे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि अनुपात का क्या अर्थ है। अगर प्रश्न में एक से अधिक भाग हो या फिर प्रश्न में एक से अधिक संदर्भ हो, तो हमें कौन सा भाग पे कितना फोकस करना है, इसका आइडिया धीरे धीरे
हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? अब अगला देखिए, भाषा। आपकी भाषा कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जहां तक मेंस आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं। और सबसे पहले प्रवाह, फ्लो, अंग्रेजी में फ्लो। प्रवाह का मतलब यह हुआ, मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जब से मैं आया हूं और अभी तक मैंने जो बात की है, आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ बात करता हूं, कभी कुछ बात करता हूं? ऐसा तो नहीं लग रहा है? मेरी सारी बातें इसी बात पे फोकस कर रही है कि मेंस में कैसे सिलेक्शन हो। पिछली बात से अगली बात का एक संबंध दिख रहा है ना भाई? अब मान लीजिए अभी हम मेंस की आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं आपसे। अब बात करते करते अगला सेंटेंस बोलते हैं, पटना कॉलेज जो है बड़ा आजकल इसमें गुंडागर्दी हो रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। अब वो बात करते करते जो है फिर तीसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, मोदी जी का आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है और हाँ, आर्थिक फ्रंट पे थोड़ा सा उनको रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। मेरी तीनों बातों में कोई लिंक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने बातें की, पिछले सेंटेंस से अगले सेंटेंस में लिंक दिख रहा था ना? ऐसा लग रहा था कि नहीं, पिछला सेंटेंस जो बोला है उसके आगे यही सेंटेंस होना चाहिए था। एक लिंक दिख रहा है, एक कड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और अभी जो हमने उदाहरण दिया बड़ा बेकार सा आपको लगा होगा। तो जो भी आपका उत्तर है उसमें भाषा प्रवाह होना चाहिए। मतलब पिछले सेंटेंस से अगले सेंटेंस का, पिछले पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ का एक लिंक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर यह नहीं है, अगर आप पूछिए कि आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, वो भाषा प्रवाह है। आपने डिमांड के हिसाब से भी लिखा है, लेकिन कोई लिंक नहीं है, कोई भी बात को कहीं पे भी लिख दिया है, व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा है। अभी बात कर रहे थे, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी एक चीज है, पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके उदाहरण दे रहे हैं, प्रदूषण पे लिखना है। ठीक है, उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको लिखना है, आपने क्या किया, इस सेंटेंस में लिखा प्रदूषण से ये नुकसान है, फिर लिखने लगे अच्छा हाँ, प्रदूषण के ये कारण है, फिर लिखे आप कि प्रदूषण को इस तरह से रोक सकते हैं, फिर लिखने लगे प्रदूषण के ये कारण है, प्रदूषण से ये नुकसान है। मतलब हौच पौच करके, कोई व्यवस्थित रूप से आपका उत्तर नहीं है। अगले पैराग्राफ से पिछले पैराग्राफ का संबंध नहीं दिख रहा है, पिछले सेंटेंस से अगले सेंटेंस का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इसी को कहते हैं प्रवाह। समझ में आया? यस, इधर समझ में आ रहा है? मेरी आवाज पीछे तक आ रही कि नहीं आ रही है? ओके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं तो लयबद्ध तरीके से होने चाहिए। आप उत्तर लिखने के पहले, राइटिंग स्टार्ट करने के पहले आप एक कहीं पे रफ में फॉर्मेटिंग कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे, सेकेंड में ये लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, इसके बाद ये एक माइंड में, एक ब्रीफ में जो है कोड में फॉर्मेटिंग कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? इतना कुछ करने में आपको 2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन ये जो 2 मिनट समय दीजिएगा तो इससे जो आपका उत्तर तैयार होगा वह आपके सिलेक्शन का कारण भी बन सकता है ना? और शुरू में आपने ये 2 मिनट नहीं दिया प्रिपरेशन में और बस क्वेश्चन मिल करके और लिखना शुरू कर दिया, तो फिर जो है गॉड नोज इट बेटर, सिलेक्शन हो भी सकता है, लक अच्छा रहा तो हो भी सकता है, वैसे ज्यादा संभावना है कि नहीं होगा। तो प्रवाह बहुत जरूरी है भाषा में। प्रवाह के साथ साथ और भी क्या आवश्यक चीजें हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में होनी चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए, आपकी तरफ से आना चाहिए। गुड। क्या बोले? अच्छा, आप बोलिए।
नहीं, आप बोलिए, उसी उसी चीज को बोलिए, बोली ना शुद्धता। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वही शब्द बोलना है, आप बोलिए। शर्माइए नहीं, ऑफिसर बनना है, हेजिटेशन छोड़िए, बोलिए। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो बोले हैं वही शब्द दोहराना है आपको। हाँ, शुद्धता। नहीं नहीं, अंग्रेजी नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए। शुद्धता, ठीक है। आप बोले। हाँ, शुद्धता, अच्छा ठीक, आप बोलिए शुद्धता। आप पीछे, यस, हाँ हाँ, शुद्धता, शुद्धता, हाँ ठीक है, आप बोले। अरे नहीं, नया शब्द नहीं यूज कीजिए, जो शब्द है वही बोले ना। क्या क्या क्या, शुद्ध की शुद्ध, शुद्ध है। हाँ, कई लोगों ने, जहां पर मेरा कान बता रहा है कि दंती स्वर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज किया, शुद्धता। अरे भाई, शुद्ध नहीं लिखना है, शुद्ध लिखना है, तलावेश वाला। क्लियर है? शायद आपने भी दंती स्वर वाला प्रोनाउंसिएशन दिया था, जहां तक मेरे कान मुझे बता रहे हैं, है ना? आपने भी। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो शुद्धता बहुत जरूरी है। उत्तर में अब देखिए, इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हिंदी साहित्य जिसका है ऑप्शनल, और जो सामान्य लोग हैं जिनका हिंदी साहित्य नहीं है, तो हिंदी साहित्य वालों से थोड़ा हाई डिग्री की एक्यूरेसी की मांग होती है। शुद्धता बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटने की संभावना प्रबल रहती है। लेकिन हिंदी साहित्य नहीं अगर है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है या जीएस पेपर दे रहे हैं, और यहां पे अगर हम शुद्धता की बात करें तो शुद्ध तो होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है, कोई बहुत जटिल शब्द है उसको आपने गलत लिख दिया है, तो एग्जामिनर से भी उतनी गलती हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर भी हिंदी साहित्य का नहीं है। एक आध दो मिस्टेक हो जाती है तो उसको वो भी क्षमा करके ही चलता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप हिंदी साहित्य की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, या हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आप नहीं दे रहे हैं, तो एक आध दो मिस्टेक हो जाए, 2 पेज लिख रहे हैं उसमें से 1-2 मिस्टेक हो जाए तो चलेगा, क्योंकि उतना मिस्टेक एग्जामिनर से भी होती है। एग्जामिनर भी हिंदी साहित्य का नहीं है, कई जटिल चीजों को वो भी सही नहीं लिख पाएगा। लेकिन आप सामान्य शब्दों को भी अब गलत गलत लिख रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्तनी का मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर जो है इरिटेट हो जाता है। क्या यार, इसको ये साधारण सा शब्द लिखने नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बहुत अगर गलती है तो उसके लिए टेंशन ना लें। 1-2 पेज लिखने में अगर 1-8 मिस्टेक हो जा रहा है तो चल सकता है, ना हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन 1-2 हो जाता है तो उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है। लेकिन 1-2 से ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सुधार कीजिए। जो माध्यम का आपने चयन किया है उस माध्यम पर विचार कीजिए। जहां तक शुद्धता की बात है तो 2 तरीके से हमको शुद्धता पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। अगर हिंदी लिख रहे हैं तो व्याकरण के नजरिए से जो है अर्थ समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? व्याकरण के रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा, जो वर्तनी है उस नजरिए से भी शुद्धता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम भाषा में और भी बात करें,
दरवाजा खोल सकते हैं? लास्ट वाले से पूछ रहा है। बैठ जाइए, मत खोलो। बताना ये था, उनको दरवाजा खोलने के लिए नहीं कह रहे थे। दरवाजा एक उर्दू शब्द है ना? आप क्या उस क्लास में शामिल हो सकते हैं, या आप सम्मिलित हो सकते हैं? शामिल एक उर्दू शब्द है। शेरो शायरी करना हो तो बड़ा अच्छा लगता है उर्दू फारसी, लेकिन प्लीज एग्जाम जब दे रहे हैं उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग मिनिमम करें, कम से कम करें। तत्समी प्रयोग शब्द जो होते हैं उनके प्रयोग को उस पर फोकस करें। बात समझ में आ रही है? उर्दू फारसी के शब्द का ज्यादा प्रयोग करने से एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है? क्योंकि अभी उसको पूरी तरह से मान्यता, भले बोलचाल में हम लोग कर रहे हैं, मत मान्यता नहीं मिली है। पेपर ही उठा के देख लीजिए तो उर्दू फारसी के शब्द बहुत कम होते हैं, जो तत्समी शब्द हैं वही अधिक होते हैं। वो मानक भाषा है। पेपर में जो भाषा प्रयोग की जाती है अधिकांश संदर्भ में वो मानक भाषा रहती है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि उर्दू फारसी का शब्द प्रयोग कम से कम कीजिए। तद्भवी शब्द, उसका भी प्रयोग जो है जितना कम कर सकते हैं वो कीजिए। तत्समी जो शब्द हैं उनका प्रयोग उसी पे हमें फोकस करना चाहिए, और ये धीरे धीरे अभ्यास से ही। इसके बाद और देखिए, मीडियम आप उर्दू दिए हैं, हिंदी का दिए हैं? आंसर राइटिंग का मीडियम उर्दू दीजिएगा। अगर उसकी परमिशन होगी तब ना आप उर्दू का प्रयोग कीजिए। दरवाजा शामिल, खातिर। आप बात नहीं समझे। देखिए इनकी बातों को कीजिए। इनका कहना है कि सर उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में क्या उर्दू रहता है माध्यम में? अगर उर्दू रहता और तब आप उर्दू का प्रयोग करते तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आंसर राइटिंग में आप हिंदी न दिए हैं माध्यम, तो फिर आप उर्दू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत हो जाए एक आध दो वो होगा ही, लेकिन ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। ज्यादा भी क्या है? उर्दू शब्द ही अधिक होना चाहिए, अधिक प्रयोग नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद से अगर हम बात करें इंग्लिश का प्रयोग, क्या इंग्लिश का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए इसकी कई परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति यह है कि आपको इंग्लिश भी पता है और उसका हिंदी भी पता है ना? इंग्लिश भी पता है और हिंदी भी पता है, लेकिन आपको यह लगता है कि उसका इंग्लिश ज्यादा पॉपुलर है, हिंदी कम पॉपुलर है, और पता नहीं एग्जामिनर जो है हिंदी वाला शब्द समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ऐसा हो सकता है। एग्जामिनर भी एक मनुष्य ही ना है, कोई ऊपर से तो आया नहीं है डायरेक्ट, मतलब आया है ऊपर से ही, लेकिन कहने का तात्पर्य कि वह ईश्वर तो नहीं है, मनुष्य ही है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो आपने कोई ऐसा जटिल शब्द प्रयोग कर दिया हिंदी में जिसका अंग्रेजी जो है आपको लगता है कि एग्जामिनर वो ज्यादा समझ सकता है, और ये जटिल हिंदी पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जो हिंदी है उसको लिख दीजिए और ब्रैकेट में उसका इंग्लिश जो है रोमन में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? रोमन में भी लिख सकते हैं। अब ये शब्द आगे भी प्रयोग हो रहा है तो बार बार ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने बता दिया कि भाई देखिए हिंदी में ये शब्द था, उसका अंग्रेजी है, अगर वह शब्द आगे भी आपको प्रयोग करने की आवश्यकता हो रही है तो फिर आपको उसका अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं
जिनका अंग्रेजी में ही अर्थ बड़ा पॉपुलर हो गया है और हिंदी में अनुवाद जो है वह उतना सटीक प्रचलित नहीं हो पाया, उतना सटीक नहीं है। हिंदी में उसका जो अनुवाद है उससे वह भाव नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जो इंग्लिश में है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में पॉपुलर हो गए हैं, उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है उससे वो भाव नहीं आ पा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप कोई शब्द अंग्रेजी में ही जानते हैं, उसका हिंदी अनुवाद आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसको लिखना भी जरूरी है। तो ऐसा एकाक दो शब्द अगर हो जाता है तो उसको देवनागरी में लिख दीजिए, ठीक है, देवनागरी में लिख दीजिए, लेकिन इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। एकाक दो शब्द, 3-4 शब्द, 4 पेज का कॉपी लिखे हैं, उसमें 1-2 शब्द ऐसा हो गया तो फिर ठीक है, उसको टॉलरेट कर सकता है एग्जामिनर। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो फिर चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है। क्लियर है? समय है ना? चलिए अब देखिए, भाषा की बात तो हमने कर ली। इसके बाद से देखें प्रामाणिकता। प्रामाणिकता की अगर बात करें तो आपका उत्तर प्रामाणिक होना चाहिए। अगर पॉलिटी आप लिख रहे हैं, कोई बात आप कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई अनुच्छेद है तो उसका वर्णन कर दीजिए। जो बातें आप कर रहे हैं उससे संबंधित कोई उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है, निर्णय है, उसको दे दीजिए। जो बात आप कर रहे हैं उससे संबंधित कोई डाटा आप दे रहे हैं तो डाटा किस स्रोत से है। आपने ऐसे ही कर दिया कि उच्चतम न्यायालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में 100 में से 41 लोगों का कहना है कि नहीं, न्यायालयों में भ्रष्टाचार है। अगर पूछे न्यायिक सुधार के बारे में आपसे पूछ रहा है और आपने बस गोल मटोल बातें कर दी कि भाई 100 में से 41 लोगों का या 100 में से 40 लोगों का यह कहना है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, आपकी बात में वो वजन नहीं आएगी। वो वजन आप लोग अगर जो हॉस्टल वगैरह में आप लोग जो भी रहते हो या फ्रेंड सर्किल में जब डिस्कशन करते होंगे, सामने वाला अगर ये बोले केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कहा है, और दूसरा कोई बोलता है नहीं नहीं कोर्ट बोला है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा प्रमाणिक, ज्यादा वजन वाली बात कौन सी लगेगी? संविधान के भाग इस अनुच्छेद में इतना में ये बात है, ज्यादा प्रमाणिक बात कौन लगेगी, है ना? तो जब भी कोई स्रोत दीजिए, कोई डाटा दीजिए तो उसका स्रोत अवश्य दीजिए। कोई बात अगर आप लिख रहे हैं, अगर उसमें इस तरह का स्रोत दे सकते हैं, उच्चतम न्यायालय का निर्णय या कोई प्रमाणिक संस्था है उसका, अगर उससे संबंधित कोई बातें लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप दे दीजिए कि भाई आपने जो बातें लिखी है वो कहां से है, ठीक है। या फिर अनुच्छेद, कोई संविधान के प्रावधान पे ही बात लिख रहे हैं तो अनुच्छेद आप दे रहे हैं, ठीक है। और उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं, मान लीजिए कि अभी हमने जो बताया आपको कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं है या न्यायिक सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है, तो आपने जो लिखा कि भाई इतने लोगों में से इतने लोग का यह कहना है कि भाई यहाँ पे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो आपको डाटा देना पड़ेगा कि डाटा का सोर्स देना पड़ेगा, डाटा का स्रोत देना पड़ेगा कि आप जो ये डाटा दे रहे हैं, आप जो ये बात कर रहे हैं, क्या हवा में बात कर रहे हैं या सच में कोई स्रोत है, और वो स्रोत वैलिड होना चाहिए, वो स्रोत वैलिड होना चाहिए। अपने मन से कोई भी अन्यथा स्रोत ना दे दें जो गलत हो। कभी भी एग्जामिनर को आप फूल नहीं बना सकते हैं, आप कितना भी जानते हो, एग्जामिनर आपसे ज्यादा जानता है, इस बात को माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। आपसे वो ज्यादा जानता है, आप जरा भी जो है उसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कीजिएगा। सोचना है कि स्रोत का सोर्स देना है, मतलब डाटा का स्रोत देना है, तो आपको याद नहीं है कि किसका है, आपने कोई दूसरा नाम लिख दिया जो आप
ने गलत लिख दिया है जानबूझते हुए, इससे भी बचे। नहीं आता है तो मत लिखिए, गलत मत लिखिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि समझ जाएगा, उसका इतना अनुभव है, समझ जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज, आपसे ज्यादा उसको अनुभव है, वो समझ जाएगा, ठीक है? वो समझ जाएगा। प्लीज इससे बचिए, नहीं आता है मत लिखिए, क्योंकि एक अधिकारी जो है वह भी कोई ईश्वर नहीं है, हर चीज जाने को जरूरी नहीं है, लेकिन जो बोलता है सटीक बोलता है। नहीं आता है नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी एक अधिकारी का ही सिलेक्शन हो रहा है, एक अधिकारी का ही सिलेक्शन हो रहा है। आपकी कॉपी से देखना है कि आप में अधिकारी वाला गुण है कि नहीं है। आपको ना आता है मत लिखें, लेकिन गलत एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करें, ठीक है? तो प्रामाणिकता, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से देखें, प्रस्तुतिकरण। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। रेलवे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने सफर किया होगा। सफर लंबा हो जाता है तो सामने बर्थ पे जो यात्री बैठता है तो हम लोग गपशप करने लगते हैं टाइम पास करने के लिए। कितना देर आदमी चुप रहेगा, है ना? कोई इश्यू छोड़ देते हैं और उस पर गपशप करने लगते हैं। लेकिन सामने ही वाले बर्थ पे कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है कि बड़ा गंदे तरीके से बैठा हुआ है। उसके बाल भी जो है बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कपड़ा भी जो है साफ सुथरा नहीं पहना है ना? मतलब बिल्कुल गंदे तरीके से बैठा हुआ है। क्या आपकी रुचि होगी कि उससे बात करें? होगे जी। लेकिन सामने ही जो है बड़ा एक वेल मैनर्ड पर्सन बैठा हुआ है। महिला है तो कोई अच्छे तरीके से महिला बैठी हुई है, पुरुष है तो कोई अच्छा तरीके से वेल मैनर्ड पुरुष बैठा हुआ है ना? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। अब उसके व्यक्ति के अंदर बड़ा स्मार्ट पर्सन बैठा हुआ है सामने, उसके अंदर क्या गुण है नहीं है वो तो बाद की बात है। स्मार्ट केवल देखने ही से है या अंदर से भी स्मार्ट है, गुणी व्यक्ति भी है कि नहीं, वो तो बाद की बात है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे ही बड़ा गंदे तरीके से घूम रहा है, लेकिन बात कीजिएगा ना तो बड़ा नॉलेजेबल बात करता है। इट हैपेन सो मेनी टाइम्स। लेकिन उसका वो नॉलेज जो है कई बार बेकार चला जाता है, क्योंकि सामने वाला पहले ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन देख करके ही एक मन में विचार पैदा कर लिया कि भाई इनसे बात नहीं करनी है। लेकिन सामने एक बड़ा स्मार्ट सा पर्सन बड़ा साफ सुथरे तरीके से बैठा हुआ है तो रुचि होती है, 2 मिनट बात करके देखते हैं, है ना? नहीं होती है जी? तो ये कॉपी भी जो आपकी है सेम बात है। आपकी ये कॉपी भी उसी प्रकार से है। अगर आपकी कॉपी का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, एक झलक में देखने से अच्छी लगी, पेज खोलने से, मन दूसरा काम में है, फिर भी सोचेंगे नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ना? और आपने बड़ा गंदे तरीके से लिखा है, नीचे फेंकेगा एग्जामिनर। कुछ एग्जामिनर्स जिन्होंने कॉपी चेक किया है, एक आध दो से मेरी बात भी हुई है, और क्या उनकी मेंटलिटी होती है कॉपी चेक करते समय, मैं वही शेयर कर रहा हूं आपसे। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। तो कहने का मतलब यह है कि कॉपी जो है वो देखने में ही गंदी लगी, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी थी, लास्ट में फेंक देंगे, ठीक है? लास्ट में चेक करेंगे, अभी नहीं, अभी मूड खराब नहीं करना है ना? और कॉपी के अंदर बात भी ठीक ठाक थी और साथ में प्रस्तुतिकरण भी बड़ा अच्छा है। ओह क्या लिखा है, क्या प्रेजेंटेशन है, अच्छा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, है ना? तो यही मेंटलिटी वहां पे काम करती है। सब कुछ अच्छा है, आपने इसका भी पालन किया, ये भी किया, ये भी किया,
ये भी कर लिया, बट यहां पे आप कमजोर पड़ गए, वो सारा नंबर जो है कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, वो सारा नंबर यहां पे जितना भी आपने काम किया था उसका जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सामने कोई अच्छा व्यक्ति हमें दिखता है, अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, तो हमारी रुचि होती है उससे बात करने में, और बात करने के बाद ही पता चलता है कि उसके अंदर गुण है कि नहीं है। लेकिन कोई आदमी बड़ा गंदे तरीके से बैठा हुआ है, नहीं बैठने का तरीका है, नहीं कपड़ा पहनने का तरीका है, ना बातचीत करने का तरीका है, तो उसके अंदर गुण होंगे भी तो भी हम उससे बात नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो आपकी कॉपी में आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं था, तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था इन एरियाज से, इन क्षेत्रों से, वो नहीं मिल पाएगा। तो भले हमने लास्ट में बात किया है प्रेजेंटेशन का, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने प्रस्तुतिकरण पर जोर देना चाहिए, और प्रस्तुतिकरण में क्या 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 चीजें आती हैं उसको हम देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं प्रस्तुतिकरण में। हैंड राइटिंग, अब हैंड राइटिंग की जहां तक बात है तो वो तो चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि साफ सुथरा तो लिख सकते हैं। जो बड़ा गंदे तरीके से लिखते हैं थोड़ा साफ सुथरा तो लिख सकते हैं, है ना जी। तो अगर आपने हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, पहले से ही बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, बड़ा सुंदर आप लिखते हैं, तो इट इज ए पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो इतना तो जरूर किया जा सकता है कि साफ सुथरा लिख सकते हैं, सामने वाला को पढ़ने के लिए डिक्शनरी लेके बैठने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपने जो लिखा है वो समझ सकता है, इतना तो कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में है। तो आप जो भी लिखें साफ सुथरा लिखें, ऐसा लिखें कि सामने वाला आसानी से पढ़ ले। अगर उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, एक पेज पढ़ेगा इरिटेट हो जाएगा, बाकी में सारे में एवरेज मार्किंग कर देगा, बिना पढ़े हुए एवरेज मार्किंग कर देगा। बात समझ में आ रही है? बिना पढ़े हुए एवरेज मार्किंग कर देगा। आप कितना भी कोर्ट केस कर लीजिए, एक नंबर नहीं बढ़ना है, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जो मार्किंग हो गई सो हो गई, ठीक है ना। दूसरा बोर्ड बैठेगा तो वो और कम कर देगा, बढ़ाएगा नहीं। यही परंपरा रही है। तो प्लीज थोड़ा सा हैंडराइटिंग को बहुत ही अच्छा नहीं कर सकते हैं तो साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें कि सामने वाला आसानी से इसको पढ़ ले। उसके लिए उसे चश्मा लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ साथ प्रस्तुतिकरण में और क्या आना चाहिए, इनका भी प्रयोग हमें करना है। जो उत्तर लिख रहे हैं, आप देखिए मूवी हम देखते हैं, वो हमें बिना कुछ मेहनत किए ही जो है याद रहती है, बड़ा लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि ये माइंड की एक विशेष बात है कि विजुअल चीजों को, चित्रों को बड़ा लंबे समय तक याद रखता है, बड़ा आसानी से समझ लेता है। तो आपने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसको डायग्राम या ग्राफ या किसी अन्य पिक्टोरियल तरीके से आप उसको बता देते हैं तो एग्जामिनर को मेहनत कम करनी पड़ती है। वो एक बार देख के समझ जाएगा कि नहीं, इस बच्चे ने कॉपी में क्या क्या लिखा है उसको समझ में आ जाती है आसानी से, और वो आपको 1-2 नंबर, किसी एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1-2 नंबर सामान्य से अधिक देके चला जाता है ना जी। तो डायग्राम, बार ग्राफ या कोई भी किसी प्रकार का ग्राफ या किसी भी प्रकार का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका यूज हमें करना आना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड जिस प्रकार के डायग्राम या जिस प्रकार के चित्र की थी, आपने उससे दूसरे तरीके का यूज कर लिया। तो हमारे जो भी डायग्राम्स या जो भी ग्राफ्स होने चाहिए वह पिक्चर क्वेश्चन के हिसाब से उस अनुरूप होने चाहिए। ये आपको धीरे धीरे जब मैं आंसर लिखाऊंगा
तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में हमें किस प्रकार के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करना है। अभी समझ में उतना शायद नहीं आएगा, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और इससे हमारा नंबर 1-2 बढ़ जाता है, रैंक थोड़ा अच्छे होने की संभावना रहती है। ठीक है, पूरे आंसर का जो लेआउट है वह जो है व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी की थी, यहां भी कर रहा हूं। जो पूरा हमारा आंसर है उसका लेआउट व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। जिस पैराग्राफ को जहां पे होना चाहिए वो पैराग्राफ वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पैराग्राफ बाद में आना था वो आपने पहले लिख दिया हो और जिस पैराग्राफ को पहले आना था आपने बाद में लिख दिया हो। तो अगर ये सब सारी चीजें आपकी ठीक ठाक हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण जो है निश्चय ही अच्छा होगा। और अगर इन सब चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको लेखन शैली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आप लोग, हमने जो बताना था बताया, आप लोगों की प्रश्न हो सकते हैं, पूछिए। देखिए, डायग्राम कहाँ लिखना है, कंटेंट के पहले या बाद। ठीक है, ये डिपेंड करता है, वैरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जनरल फॉर्मूला मैं बता दूं कि नहीं पहले ही लिखो या बाद लिखो। कई बार जो है पहले देने से जो है ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, तो वहां पहले देंगे। ठीक है, कई बार आपने बातें कर ली उसके बाद से डायग्राम देना ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो वहां बाद में देंगे। इसका अभ्यास जब हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे तो समझ में आएगा। और बताइए, पूछिए। 2 बातें हैं, नहीं पूछने की 2 स्थिति होती है। एक सब समझ गए हैं तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, एक कुछ नहीं समझे हैं तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग के साथ कौन सी स्थिति है, पहली वाले की दूसरी वाली? उधर से आवाज आई पहली वाली, इधर से कोई आवाज नहीं आया। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि आंसर राइटिंग जब करते तो बताते। लेआउट में ये सारी बातें आ जाती हैं। कोई भी उत्तर जब हम शुरू करें तो उसमें भूमिका होनी चाहिए सबसे पहले। और भूमिका क्या होता है, वह क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होता है। जो प्रश्न है उससे संबंधित एक इंट्रोडक्शन संक्षिप्त सा आपने दे दिया, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं, आगे आपने क्या लिखा होगा उसका आइडिया मिल जाए। तो भूमिका में ये बातें होती हैं। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से संबंधित, और उसमें यह भी झलक होनी चाहिए कि आगे जो है आप क्या लिखने वाले हैं वो भी समझ में आ जाना चाहिए। तो भूमिका ये है। अभी जो हमने बातें बताई आप लोगों में से बहुत नहीं समझ पाए होंगे, 90% लोग नहीं समझे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ लोग जिनको पहले से अनुभव होगा वो समझ भी गए होंगे, लेकिन भूमिका में एक्चुअली लिखना क्या है यह आप पूरी तरह से तब समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे कि सवाल पूछा था 65वीं में, आपने दिया था 65वीं, कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है ना। तो इस तरह के प्रश्नों का जब हम अभ्यास करेंगे लिखने के दौरान तो आपको समझ में आ जाएगी कि भूमिका में हमें क्या देना। 2-3 प्रश्न जैसे किए, समझ जाइएगा कि भूमिका में हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। यस, एनी क्वेश्चन? आपको कुछ पूछना है? अभी मुझे लगा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। चलिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर। यू हैव रिटन द आंसर वेरी वेल। बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, सारी चीजें अच्छी हैं। प्रस्तुतिकरण में हैंडराइटिंग और ग्राफ और डायग्राम भी अच्छा है, लेकिन लेआउट वाला जो मैटर था उसमें जो लास्ट चीज है लेआउट में, जो कंक्लूजन है, वो आपने नहीं किया है। तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई कुछ अभी और लिखना बाकी था और आप पूरा लिख नहीं पाए हैं। आंसर इनकम्प्लीट है, आंसर अधूरा है।
and this gives a very bad impression. बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, उसी पे बात समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छा लिखा था, 4 पेज में आंसर लिखना था, आपने 4 पेज में 4 लाइन कम, बहुत अच्छा लिखा है। 4 लाइन बस और आपको निष्कर्ष देना था। अगर 4 लाइन निष्कर्ष भी आप अच्छे से लिख देते, ठीक है ना, 4 लाइन निष्कर्ष भी आप दे देते तो शायद आपको 70% मार्क्स मिल सकते थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि निष्कर्ष कितना महत्वपूर्ण है। अगर 4 लाइन और लिख देते तो 70% मार्क्स आपको मिल सकता था, लेकिन वो 4 लाइन आपने छोड़ दी तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा? 55% से ज्यादा नहीं मिलेगा, 15% खत्म हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा खत्म हो सकता है। डिपेंड्स टू एग्जामिनर। परीक्षक और परीक्षा पे निर्भर करता है कि वह इस बात को कितना सीरियसली ले रहा है। निष्कर्ष में होना क्या चाहिए? निष्कर्ष, नतीजा। आपने जो पूरी बातें की, लास्ट में कंक्लूजन क्या है? फाइनल कौन सा मैटर पे आप पहुंचे? फाइनल क्या आपका निर्णय है? जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने 3 पेज 3.5 पेज में जो भी बातें आपने की, एग्जामिनर निष्कर्ष से शॉर्ट में ये जान लेना चाहता है कि आपका फाइनल ओपिनियन क्या है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं पे हमें बात करनी है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं पे बात करनी है, ठीक है, तो उसका निष्कर्ष किस प्रकार से होना चाहिए उसको समझिए। लास्ट में आप एक पॉजिटिव नोट से शुरू करेंगे, अगर क्वेश्चन के हिसाब से वह ठीक बैठता है। उदाहरण के लिए संसदीय व्यवस्था की बात पूछी जा रही है, ठीक है, और आपको निष्कर्ष लिखना है, तो आप लास्ट में लिखें कि नहीं, संसदीय व्यवस्था ठीक है, अच्छी चीज है। उसके बाद से उसकी पॉजिटिव की 1-2 लाइन बात कीजिए। उसके बाद से जो उसकी कमियां हैं, 1 लाइन में बात कीजिए, इसकी ये कमियां हैं और इसको दूर करने के लिए ये किया जाना, सॉल्यूशन भी सुझाना है, सॉल्यूशन भी देना। अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह सॉल्यूशन सुझाए। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारे, दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उनके पास रखे। बात समझ में आ रही है? तो आपने जो है पॉजिटिव बता दी, कमियां भी थोड़ी सी गिना दी है शॉर्ट में, और उन कमियों का एक सॉल्यूशन भी शॉर्ट में सुझा दिया है कि ये किया जा सकता है शॉर्ट में। बात समझ में आ रही है? तो निष्कर्ष हमारा इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन कुछ निष्कर्ष इससे भिन्न भी हो सकते हैं, इस लेआउट से भिन्न भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इसका अभ्यास जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग को पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन रहता है कि बिहार की राजनीति में जातिगत सुरक्षा ठीक नहीं है, तब इसमें निष्कर्ष अपना विचार डालेंगे। अगर हम विचार डालते हैं कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर एग्जामिनर जातिगत व्यवस्था से समर्थन टाइप का है, वो असंतुष्ट हो सकता है। पहले अपने माइंड से ये निकाल लीजिए, ठीक है, कि एग्जामिनर जो है वह इस माइंड सेट से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। इस चीज को अपने माइंड से निकाल लीजिए। नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जातिगत व्यवस्था क्या लोकतंत्र के लिए उचित है या नहीं है, आप अपना विचार लिखिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। अगर आपको लगता है, आप ये सोच के लिख रहे हैं कि नहीं, सामने वाला एग्जामिनर जाति का समर्थक होगा, जातिवाद का समर्थक होगा, राजनीति में जाति की भूमिका का समर्थक होगा, जाति आधारित शोषण या जाति आधारित जो भी विभेद है इसका समर्थक होगा, उस हिसाब से अगर सोच के लिखिएगा, या उस हिसाब से सोचकर नहीं लिखिएगा, तो फिर आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आपको लिखना यह है जो अपेक्षित है। बात समझ में आ रही है? जो वर्तमान परिस्थिति में अपेक्षित है,
जो वर्तमान परिस्थिति में देश या राज्य हित में है, आपको वो लिखना है। ये नहीं सोच के लिखना है कि एग्जामिनर फिर जाति का पक्षधर होगा तो थोड़ा सा जो है नंबर काट लेगा या थोड़ा ज्यादा नंबर दे देगा, ये सोच के कभी नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें देश हित और राष्ट्र हित में या राज्य हित में क्या सबसे बेस्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वो निष्कर्ष में लिखना है। देखिए एक बात समझिए, अगर शॉर्ट में पूछ दिया कि आप बस परिभाषा लिखिए, किसी चीज का परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में निष्कर्ष अगर कम मार्क्स का पूछा है, कम मार्क्स का पूछा है तो वहां निष्कर्ष तो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी लॉन्ग क्वेश्चन है या किसी भी चीज पे आपका ओपिनियन या राय पूछ रहा है, ठीक है, या किसी भी तथ्य पे जो है आपके विचार पूछ रहा है, तो वहां पे तो निष्कर्ष होगा। जैसे कि मैं कई उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश की जो राजनीतिक ढांचा है, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, वह संघीय होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव रखती है? तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष देना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, उदाहरण से समझिए। अगर ये सवाल पूछ रहा है कि भाई हमारे देश का संघीय ढांचा जो है वह एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ है या उसकी ओर अधिक झुकाव है ना, या केवल इतना पूछ दे कि हमारे देश का संघीय ढांचा एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर अधिक झुकाव रखता है, टिप्पणी करें। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको क्या करना है कि आप यहां पे क्या करेंगे कि आपको निष्कर्ष में यह लिखना है कि क्या ये बात कही जा रही है कि क्या वास्तव में एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है। आपको निष्कर्ष में बता देना है कि क्या फैक्ट क्या है, क्या ज्यादा संघीय है या ज्यादा एकात्मक है या संघीय होते हुए भी एकात्मक है। बात समझ में आ रही है? जो फैक्ट है, जो आपने 3 पेज 3.5 पेज में एनालिसिस किया है, उसको निचोड़ जो है 2 से 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में दे देना है। अगर आपका निचोड़ ये निकलता है कि नहीं संघीय व्यवस्था ज्यादा मजबूत है, तो आप लिखेंगे कि नहीं संघीय व्यवस्था जो है वह अधिक मजबूत है। हालांकि वो है नहीं, मैं बस बता रहा हूं संघीय व्यवस्था ज्यादा मजबूत है, लेकिन एकात्मकता के भी कुछ हमें विशेषताएं प्राप्त होती हैं, एकात्मकता भी कुछ लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपका निष्कर्ष इसके विपरीत निकलता है, जो वास्तविक स्थिति है हमारे संविधान में, कि नहीं भाई संघीय व्यवस्था तो है लेकिन यह प्रशासनिक सुविधा के लिए संघीय बनाया गया है। अगर झुकाव की बात करें, अगर ज्यादा डोमिनेंट विशेषता की बात करें, तो वो तो एकात्मकता ही है ना। तो आपने अगर इस प्रकार का निष्कर्ष दिया तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो सही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने जो कुछ भी एनालिसिस किया है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है, उस क्वेश्चन का लास्ट में निचोड़ क्या है, आपका उत्तर क्या है 2 से 3 लाइन में, वो बताना है। लेकिन कहां पे निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि क्वेश्चन को जो है एक लंबा क्वेश्चन ना पूछ करके क्वेश्चन को पार्ट वाइज कर दिया, क्वेश्चन को पार्ट वाइज कर दिया, बोला कि मौलिक अधिकार के बारे में 3 से 4 5 नंबर का लिखिए, ठीक है, मौलिक अधिकार की परिभाषा दीजिए, इसके बारे में 5 नंबर का लिखिए, या नीति निर्देशक तत्व के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन में पार्ट कर दिया, ABCDE करके। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि निष्कर्ष अगर नहीं भी देते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसी मौलिक अधिकार की परिभाषा को, या मौलिक केवल ऐसा कर दिया कि मौलिक अधिकार के बारे में जो है टिप्पणी करें, इसी को थोड़ा सा लॉन्ग में पूछ दिया है, ठीक है, 20 नंबर 25 नंबर में लिख दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे निष्कर्ष देना पड़ेगा। आप मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे,
मौलिक अधिकार हमारे लिए, हमारे नागरिकों के लिए किस प्रकार से लाभकारी हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या मौलिक अधिकार पूरी तरह से सक्षम है नागरिकों के अधिकार के लिए या कुछ उसमें सुधार की जरूरत है, इस पहलू पे भी बात करेंगे। और लास्ट में एक निष्कर्ष दे देंगे कि मौलिक अधिकार भारत नागरिकों के अधिकार की रक्षा में किस प्रकार से प्रभावी है, क्या इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, और है तो क्या होनी चाहिए। निष्कर्ष में ये 2-3 लाइन कर देंगे। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन जो है किस लेंथ में पूछा है या क्वेश्चन का प्रकार क्या है। मैं बात नहीं समझा आपकी। उदाहरण से क्वेश्चन पूछिए, उदाहरण दीजिए। मतलब इनका कहना यह है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नहीं ध्यान दीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी उस ट्रेन पे भी जा रही है, ठीक है, उस ट्रेन पे भी जा रही है, इसलिए ध्यान दीजिए। इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन को कई पार्ट्स में पूछ देता है, ए में पूछ दिया राष्ट्रपति की शक्ति लिखिए, बी में लिख दिया पूछ दिया राज्यपाल की शक्ति लिख दीजिए, और सी में क्या बोले विधायिका, क्या विधायिका, राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति। मतलब ए में पूछा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, बी में पूछा राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति, और सी में पूछा राज्यपाल की शक्ति। यही ना आप कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए जी, अगर 3 पार्ट क्वेश्चन के कर दिए हैं, ठीक है, तो लगभग जो है अगर सबको बराबर का वेटेज पे सवाल पूछा है, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो एक पे लगभग 12 का एक एवरेज आ रहा है, 12 नंबर का एवरेज आ रहा है। अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति ही पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति ये हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद जहां पे आप दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वो दे दीजिए, ठीक है, और लास्ट में 2 लाइन का ये जरूर ऐड कर दीजिए कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित अवश्य हैं, लेकिन उसका प्रयोग जो है वह स्वयं नहीं कर सकता है, बल्कि उसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह पे कर सकता है। बात समझ में आ रही है? उसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह पे कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र का प्रमुख है। बात समझ में आ रही है? तो एक निचोड़ आपने दे दिया कि भाई जो जो शक्तियां हमने बात की है, ठीक है, उसका आप ये ना समझ लें कि ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो ये डिपेंड करता है कि कहां पे आपको कंक्लूजन देना है या नहीं देना है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जिसका अभ्यास हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे। और कोई क्वेश्चन? हम लोग को आपने जो पॉइंट पढ़ाया जो दूसरा पॉइंट उसको फॉर्मेटिंग करना होता है। तो वो जो फॉर्मेटिंग क्योंकि घर से तो करके जा नहीं सकते, तो वहाँ जो है टाइम फॉर्मेटिंग करना होगा हम लोग को, उसको किस दिन में मैंने बताया ना वही चीज। नहीं सर, यही जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को मतलब जैसा पूछ रहा है 2-3 साल से कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए जैसे आवश्यक है, नीति निर्देशक का तो उसी तरह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कहते हैं दोनों एक दूसरे के पूरा अच्छा करना होता है। तो अब यहाँ पे तो मेरे पास सारा का सारा आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकार, तो उसमें से जो की पॉइंट्स निकालना होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ कैसे करेंगे या आंसर में अपना कैसे करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, वैलिड सवाल है। इनका कहना यह है कि फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। आंसर जो है जब हम बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहा था आप लोगों को कि आंसर में अगर 1 से अधिक पक्ष हों तो आप शुरू में ही 2 मिनट का समय दे दीजिए कि हमें 1 से अधिक पक्ष है तो किसको कितना लिखना है। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है, शुरू में क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग 2 मिनट में कर लीजिए। मटेरियल आपके पास पर्याप्त है, लेकिन कौन सा मटेरियल उसमें से निकालना है यह नॉलेज आपको
होनी चाहिए। हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। टॉपिक पढ़ा दिए, आपको मटेरियल दे दिए पूरा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा मटेरियल निकालना है, किस प्रकार से अपने आंसर को फॉर्मेटिंग करनी है, यह नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल है, इन्होंने पूछा कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सामाजिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि समय हो चुका है, ठीक है। देखिए जी, जो मौलिक अधिकार की जहां तक बात है तो वो आपको जो भी दे रहे हैं, चाहे हम 14 से 18 की बात करें या 19 की बात करें, 19 से आप 22 की बात करें या 23 से 24 की बात करें, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकतंत्र पे ही ज्यादा केंद्रित है। सामाजिक और आर्थिक, अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वह समाजवाद के सिद्धांत पे ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। समाजवाद का अर्थ होता है, क्या समाजवाद का अर्थ है, एनीबॉडी? जो पीटी वाले हैं वो नहीं, जो केवल मेंस में है वो बताएं, कोई समाजवाद का अर्थ क्या है? और कोई? और कोई? और कोई? समाजवाद का मतलब देखिए, आप सब लोग जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं, सही ही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सब विशेषताएं हैं समाजवाद की। समाजवाद का मतलब होता है वह व्यवस्था जहां पे सामूहिक स्वामित्व हो, कोई निजी संपत्ति नहीं हो। बात समझ में आ रही है? सामूहिक स्वामित्व, कोई निजी संपत्ति नहीं। जब सामूहिक स्वामित्व होगा और कोई निजी संपत्ति नहीं होगी तो समानता भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो यही समाजवाद है। और नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं समाजवाद की ओर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक समानता की ओर बात दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर 39 की ही बात करें, 39B की ही बात करें तो वो क्या कहता है कि जो भौतिक जो संसाधन है उनका संवितरण की बात कर रहा है। 39C की बात करें तो वह क्या कर रहा है? सकेंद्रण को रोकने की बात कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी लाने की बात कर रहा है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार के थोड़ा सा 1-2 लाइन बात कर लीजिए कि राजनीतिक लोकतंत्र किसको कहते हैं, फिर मौलिक अधिकार के उन सब प्रावधानों को लिख दीजिए जो राजनीतिक लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप बात के लिए 2 मिनट कर लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन में कि सामाजिक लोकतंत्र से क्या समझते हैं, आर्थिक लोकतंत्र से क्या समझते हैं, और उन सब प्रावधानों को लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट में एक निष्कर्ष दे दीजिए। तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जब अभ्यास में कराऊंगा तो कोई भी आंसर को लिखने के पहले इन सब, इसका फोटो ले लीजिए आप सब लोग, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान दीजिए। और लेआउट की जहां तक बात है, जो सबसे लास्ट में लिखा है कि फॉर्मेटिंग कर लीजिए शुरू में ही, लिखने के पहले ही, कि आप जो उत्तर लिखेंगे तो कहां पे कौन से पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, भूमिका में क्या लिखना है, वो सारी फॉर्मेटिंग आप कर लें, ठीक है। उत्तर जो पूछ रहा है, जैसे इन्होंने पूछा तो हमने बताया कि इस तरह से लिखिए, इस तरह की फॉर्मेटिंग कर लें और उसके बाद से फिर लिखना शुरू करिए तो आपकी कलम रुकेगी नहीं। और बीच बीच में फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो कलम रुकती रहेगी। समझ में आया सबको? तो मैंने बात किया ही कि प्रवाह तो होना ही चाहिए। जो पिछला पैराग्राफ है उससे अगले पैराग्राफ का संबंध तो होना ही चाहिए, लेकिन निष्कर्ष में पूरे आपके उत्तर का निचोड़ आना चाहिए। कई बार निष्कर्ष लिखते समय अति हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अति मौलिक अधिकार का परीक्षण करें, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि मौलिक अधिकार का आविष्कारक वर्णन करें। ऐसे सवालों में निष्कर्ष लिखते समय अति हो जाता है। देखिए, शब्दों का जो अति है उसका मतलब मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। इनका कहना है
कि कुछ शब्द हैं, कभी दे देता है कि व्याख्या करें, कभी दे देता है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है बता दीजिए। आज नहीं समय है, अगले दिन बताएंगे, ठीक है। 6:30 हो गया है। प्रस्तावना पढ़ाइए, प्रस्तावना में